हमारा चैप्टर्स नेम क्या है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। देखो स्टूडेंट, होता है क्या है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है उसका पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और जब ईयर के एंड में पहुंचते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है। तो कह सकते हो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है। और किसके किसके बाद बनेगा? तो कहेंगे ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है। ठीक है। तो फाइनल अकाउंट को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो मीनिंग कहेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। और अकाउंटिंग पीरियड जो होता है जनरली 1 ईयर का होता है। जैसे 1 ईयर का मान लो 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है, जैसे 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, जो जनरली 1 ईयर का होता है। ठीक है। तो फिर से बोल दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनेगा और अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का होता है। अब देखो स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन रूप से दो स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट में आपका दो अकाउंट ओपन होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट में दो स्टेटमेंट मेन रूप से इंक्लूड होगा, एक इनकम स्टेटमेंट और एक आपका बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट को हम लोग क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, बिजनेस के साइज या बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस चेंज होता है। जैसे सोल ट्रेडिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा या क्या क्या प्रिपेयर होगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कंबाइंड, इसको क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। कंबाइन क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और सोल ट्रेडिंग का मतलब वह बिजनेस या वह ट्रेड जिसमें बिजनेस का ओनर केवल सिंगल पर्सन हो, यानी कि सिंगल हैंडेड पर्सन आपका जो बिजनेस का ओनर हो, या कह सकते हो जिसका मैनेजमेंट सिंगल पर्सन करता हो, बिजनेस का ओनर भी सिंगल पर्सन हो, या कह सकते हो सिंपली जिस बिजनेस का मालिक केवल एक पर्सन हो, उस बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? सोल ट्रेडिंग। तो सोल ट्रेडिंग में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आपको दो चीज़ बनाने होंगे या दो स्टेटमेंट बनाने होंगे, एक इनकम स्टेटमेंट और एक आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट ओपन होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या बन जाएगा? आपका बैलेंस शीट। तो हम लोग के सिलेबस में स्टूडेंट यही है, हम लोग को क्या करना है? फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे वो सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट बनेगा, यानी कि हम लोग सिर्फ तीन चीज़ बनाना सीखेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। उसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। तो कंपनी में टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। लेकिन सोल ट्रेडिंग में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा? दो स्टेटमेंट बनेगा, एक इनकम स्टेटमेंट जिसमें दो अकाउंट ओपन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। और हमारे सिलेबस में क्या है? तो यही है सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट। ठीक है। कंपनी का फाइनल अकाउंट हम लोग जब आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, या सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे या क्या कहते हैं अभी ग्रेजुएशन में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ना होगा, या 12th में जाओगे, 12th में भी है थोड़ा बहुत। 12th है क्या कहते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो ये हो गया आपका मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडिंग का और कंपनी का। नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पस है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में कितना लॉस हुआ, बिजनेस का क्या रिजल्ट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कि बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बिजनेस का क्या रिजल्ट है, और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन का भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बिजनेस में कितना एसेट्स है, बिजनेस में कितना लायबिलिटीज़ है, बिजनेस का कैपिटल बैलेंस कितना है, और ये सब होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बिजनेस का क्या रिजल्ट है, और साथ में बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, बिजनेस का क्या कैपिटल बैलेंस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर यूजर्स को हेल्प मिलता है डिसीजन लेने में, या डिसीजन लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके आधार पर यूजर्स डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यूजर्स क्या होता है स्टूडेंट? तो कहेंगे वह पर्सन, वह पार्टी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हो, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का ज़रूरत हो, ऐसे पर्सन या पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं? यूजर्स कहते हैं। और यूजर दो तरह का होता है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर जो कंपनी के अंदर का होता है, इनसाइडर्स होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, उसका क्या पर्पस है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके आधार पर यूजर्स डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन लेने का मतलब जैसे सपोज करो कोई इन्वेस्टर्स है जो चाह रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो कंपनी में ऐसी थोड़ी ना इन्वेस्ट करेगा, वो पहले क्या चेक करेगा? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? यूजर हो गया। इसको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट है, तो वह पर्सन, वह पार्टी जो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हो, उस पार्टी या पर्सन को क्या कहते हैं? यूजर्स कहते हैं। और यूजर्स दो तरह का होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर जो कंपनी के इनसाइड बैठा हुआ है, ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर जो कंपनी के आउटसाइड बैठा होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है? तो इन्हीं यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जिसके आधार पर यूजर्स क्या कर सके? डिसीजन ले सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर मैनेजमेंट बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है बिजनेस का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में, कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल का कैलकुलेशन करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए क्या करता है? एक बेस बनाने का काम करता है, एक बेस का काम करता है। फ्यूचर एक्टिविटीज़ का मतलब फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, फ्यूचर में लोन लेना है कि नहीं लेना है, फ्यूचर में फाइनेंस अवेलेबल कैसे होगा। तो फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? बेस का काम करता है। या कह सकते हो कि फ्यूचर के लिए अगर हमको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसको एनालाइज करके ही फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, लोन लेना है या नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए या फोरकास्टिंग के लिए या फ्यूचर के लिए डिसीजन बनाने के लिए क्या करता है? बेस का काम करता है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस देखो क्या होता है स्टूडेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। अब देखो एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों डिटरमाइन करना ज़रूरी हो जाता है? तो देखो एक कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो एक प्राइस तय करती है, जैसे मान लो 12 रुपीज़।
इस प्राइस में क्या होता है ना कि कंपनी सामान बेचने तक का जितना भी खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्लस में अपना प्रॉफिट मार्जिन, इसको ऐड कर कर ही क्या करती है, मार्केट में सामान को बेच रही है। ठीक है, तो मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामान को बेचने तक का कंपनी का खर्चा हुआ 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ मान लो प्रॉफिट मार्जिन, तो सामान कितना में बेच रही है, 12 रुपीज़ में। तो ये कॉस्ट पता होना चाहिए ना, क्योंकि ये कवर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मान लो कंपनी कंपनी केवल प्रोडक्ट को 9 रुपीज़ में बेचती है और जबकि उस प्रोडक्ट को सेल करने तक का खर्चा कितना हो गया, 10 रुपीज़, इसका मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट 9 रुपीज़ में बेच रही है तो अपना कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रही है, तो उस केस में बिज़नेस को लॉस हो जाएगा, बिज़नेस डिसकंटिन्यूड भी हो सकता है, बिज़नेस बंद भी हो सकता है, शट डाउन भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक कंपनी जब प्रोडक्ट बेचती है तो सामान बेचने तक का जितना भी खर्चा है वो कवर हो जाए, और साथ में कंपनी चल रही है तो शेयर होल्डर्स भी होंगे, उनको भी डिविडेंड मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट भी होना ज़रूरी है, प्रॉफिट मार्जिन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड, तो जैसे प्रोडक्ट को जब मार्केट में बेचा जाता है तो ये जो जो प्राइस में बेचा गया इसको क्या कहते हैं, सेल प्राइस। तो कंपनी जब भी किसी प्रोडक्ट का सेल प्राइस तय करती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन उसमें जोड़ देती है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एकदम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करता है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन करने पे, जिसके आधार पर उस क्या करते हैं, सेल प्राइस निकाला जाता है और उसी सेल प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कवर होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी जानने में भी हेल्प करता है। कैसे, मान लो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, बिजनेस का प्रॉफिट शो करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बिजनेस का प्रॉफिट जान सकते हैं। तो मान लो इस ईयर का प्रॉफिट जो भी दिख रहा हो और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से अगर इस ईयर का प्रॉफिट अधिक आया तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़िया है, हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से इस ईयर का या करंट ईयर का प्रॉफिट अगर कम आया तो कह सकते हैं कि बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी कम हो रहा है, बिजनेस जो ग्रो होना चाहिए उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, बिजनेस आपका डाउन हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पता कर सकते हैं कि बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी कैसा है। ठीक है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर जिस बिज़नेस का अर्निंग कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर में वो कम प्रॉफिट देगा, तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन जिस बिज़नेस का अर्निंग कैपेसिटी अधिक है वो फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है, तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो ये अर्निंग कैपेसिटी को जानने के लिए ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, काम आता है। हम किसी भी कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने में या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने में हेल्प करता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जान सकते हैं, जैसे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है, बिजनेस का लॉस क्या है, बिजनेस का रिजल्ट क्या है, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी जान सकते हैं कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, बिजनेस में कितना लायबिलिटीज़ है, बिजनेस का कैपिटल बैलेंस कितना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग में भी हेल्प करता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए बेस का काम करती है। अगर हमको फ्यूचर में कोई अनुमान लगाना हो, कोई बजट बनाना हो, या क्या कह सकते हैं फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना हो, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर फोरकास्टिंग करने में, डिसीजन लेने में आसानी होती है, हेल्प होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं, एविडेंस की तरह भी काम कर सकती है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को हमको दिखाना है एविडेंस के तौर पर, जैसे मान लो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, अब गवर्नमेंट को हमको लग रहा है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो सही टैक्स नहीं दे रहा है, टैक्स में चोरी कर रहा है, तो गवर्नमेंट आकर हमारा क्या करेगा, हमारा पूरा अकाउंट चेक करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे एविडेंस के रूप में काम कर सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और इम्पोर्टेंस क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने एविडेंस के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो सेटिस्फाइड हो गया, उसको लग गया कि आपने सही टैक्स दिया है, तो ओके है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
क्योंकि टैक्स चोरी नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, खासकर बड़ी बड़ी कंपनी। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी पता लगा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मीन्स प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बिजनेस में क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग करने में, फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए बेस के रूप में डिसीजन लेने में यूज आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने एविडेंस के रूप में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर किसको कहेंगे स्टूडेंट, तो कहेंगे वह पार्टी या पर्सन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हो। जैसे देखो, फर्स्ट यूजर क्या है आपका, शेयर होल्डर्स या ऑनर। मान लो शेयर होल्डर क्या होता है या ऑनर क्या होता है, जो कंपनी में पैसा लगाया हुआ रहता है, कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है। तो जब कोई शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो जानना चाहेगा कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। एक है पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर का मतलब कि ये भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ये सोच रहा है कि ये आने वाले समय में पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये कहीं भी ऐसे ही पैसा लगा देगा क्या, नहीं, ये भी क्या करेगा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। और जहाँ जिस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होगा, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगा, वहाँ ये डिसाइड करेगा कि पैसा इन्वेस्ट करे। तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब वो पैसा लगाने की सोच रहा होता है। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हुए पैसा नहीं लगा सकता है, तो ये भी इंटरेस्टेड है। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जिसके आधार पर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट भी इसका यूजर्स हो गया। बैंकर्स एंड क्रेडिटर्स। बैंकर मतलब मान लो उधार देने वाला, क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला। तो उधार देने वाला ऐसी उधार दे देगा क्या, जो उधार देने वाला है वो देखना चाहेगा ना कि कंपनी, जिस कंपनी में हम उधार दे रहे हैं, जिस कंपनी को हम लोन दे रहे हैं, वो पैसा हमारा पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये भी इंटरेस्टेड है, ये भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहेगा। तो क्रेडिटर और बैंकर भी क्या हो गया, यूजर्स हो गया, ठीक है। क्यों यूजर्स है ये, तो क्रेडिटर ऐसी किसी कंपनी को पैसा नहीं दे देगा, ऐसी किसी कंपनी को उधार नहीं दे देगा, पहले उस कंपनी का पोजीशन चेक करेगा, उस कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिटर्स के लिए, बैंकर्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी यूजर्स है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जैसे कि टैक्स ले लो, तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, अब तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको वेरीफाई करने के लिए भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। आप जो टैक्स दे रहे हो सही टैक्स है, गलत टैक्स है, टैक्स में चोरी तो नहीं कर रहे हो, तो इसको वेरिफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को भी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी यूजर्स हो गया। एम्प्लॉय किस कंपनी में काम करना चाहेगा, जहाँ सैलरी बढ़िया हो, ठीक है, जहाँ अपना उसका सैलरी कंटिन्यू बढ़ता जाए, सैलरी उसका इंक्रीज होता जाए। तो इसके लिए उसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना होता है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब उसका सैलरी भी बढ़ेगी, तो इसको भी ज़रूरत होती है। ये भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता रहता है। अब इसमें बताया स्टूडेंट कि दो तरह का यूजर्स है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर जो होते हैं ये आउटसाइड द कंपनी है, यानी कि एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। मैनेजमेंट क्या है, इनसाइड द कंपनी है, तो इंटरनल यूजर्स हो गया। बैंकर्स एंड क्रेडिटर्स क्या है, आउटसाइड द कंपनी, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। गवर्नमेंट आउटसाइड द कंपनी है, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। एम्प्लॉय भी तो बाहर के ही होते हैं, ये भी आउटसाइड द कंपनी है, क्या हो गया, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। तो यूजर्स का मतलब जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूजर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आगे चलकर जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तो ये सब जब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए, यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाएंगे,
सोल ट्रेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का क्या मीनिंग है। हम लोग का सिलेबस क्या है, एकदम नैरो सिलेबस है कि केवल सोल ट्रेडिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, मतलब कि तीन क्या कहते हैं, दो अकाउंट ओपन करने और एक स्टेटमेंट बनाना है। दो अकाउंट क्या क्या है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो ये था आपका 11th के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लोगे सब। अब चलो, तो देखो स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बनाना सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। देखो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जानते हैं। जब भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो पहले हेडिंग बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, और यहाँ पे ट्रेडर का नाम दे दीजिए जैसे राम। अब ब्रैकेट में डेट दे देना फॉर द ईयर इन डेट। अब मान लो इंड जैसे होगा 31 मार्च आज जैसे 2022। चार कॉलम बनेगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में तीन आइटम्स पहले लिख लेना है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस रिटर्न आउटवर्ड। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट बैलेंस होता है, परचेज आपका एक्सपेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन इसमें रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज को बाहर दिखा देंगे। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो डेबिट में ये तीन आइटम लिख देंगे, क्या क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस रिटर्न आउटवर्ड। अगर इंपोर्ट दिया हो, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे कंट्री से परचेज करते हैं तो ये भी जस्ट लाइक परचेज ही है, जो आउटसाइड द कंट्री से ख़रीदा गया, तो ये आपका क्या हो गया, इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट रहे तो ये भी डेबिट में हो जाएगा। उसी तरह क्रेडिट में तीन आइटम पहले दे देंगे, बाई सेल्स, लेस रिटर्न इनवर्ड, आर आई मतलब रिटर्न इनवर्ड, इसको हम लोग सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो बाई सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। अगर एक्सपोर्ट दिया रहेगा तो बाई एक्सपोर्ट और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो डेबिट में तीन आइटम दे दो, क्या क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस रिटर्न आउटवर्ड। और क्रेडिट में तीन चीज़ दे दो, बाई सेल, लेस रिटर्न इनवर्ड और बाई क्लोजिंग स्टॉक। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दोगे, इंपोर्ट को डेबिट में दिखा देंगे, एक्सपोर्ट को क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये हो गया। अब ट्रेडिंग में और क्या क्या एंट्री, क्या क्या दिखाएंगे, तो जितना एक्सपेंसेस तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सपेंस है तुम्हारा, इसको कहते हैं बाइंग एक्सपेंसेस। मतलब कि मटेरियल को, गुड्स को ख़रीदने में जो खर्चा हुआ वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइंग एक्सपेंस। तो सारे बाइंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड दिखा देंगे। जैसे कैरेज, कैरेज होता है ना, सामान खरीदने का धुलाई भाड़ा, इसको हम लोग कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज ऑन परचेज भी कहेंगे। उसी तरह रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट मतलब होता है रेल भाड़ा, रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, कूली चार्ज, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज, वेजेज एंड सैलरी। तो ये सारा एक्सपेंस क्या है, बाइंग एक्सपेंस है। तो याद रखोगे स्टूडेंट कि ऑल बाइंग एक्सपेंसेस जो होगा उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सब डेबिट साइड है। नेक्स्ट है आपका जितना भी आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है, तो सारे के सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस को भी या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देंगे। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट रेस एंड टैक्सेज, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेज है उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो भी एक्सपेंस हुआ वो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। जैसे टू गैस, फ्यूल, वाटर, ऑयल, पावर, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर कंज्यूम्ड। और है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में इधर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू पैकिंग मटेरियल, ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा है, तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में तीन आइटम लिख लेना है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न।
और क्रेडिट में 3 चीज़ लिख लेना है, बाई सेल लेस रिटर्न इनवर्ड बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर इंपोर्ट दिया रहेगा तो डेबिट में और एक्सपोर्ट दिया रहेगा तो क्रेडिट में। उसके बाद क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या दिखाएंगे, तो जितने भी बाइंग एक्सपेंसेज होता है, बाइंग एक्सपेंसेज जैसे कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, कूली चार्ज, कॉटेज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज, वेजेज एंड सैलरी, सारे बाइंग एक्सपेंस को हम कहाँ दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंसेज होता है, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट रेस्ट टैक्सेज, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सारा फैक्ट्री एक्सपेंस भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देंगे। उसके बाद जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है इसको भी हम ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा देंगे। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा, गैस, फ्यूल, वाटर, ऑयल, पावर, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर कंज्यूम्ड। उसके बाद हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, पैकिंग मटेरियल, ठीक है। अब हम लोग दोनों साइड जोड़कर बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड अधिक आता है तो बैलेंस किधर करोगे, डेबिट में। किससे बैलेंस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट से। जैसे सपोज करो क्रेडिट साइड आपका 10,000 आया और डेबिट साइड आपका 9,000। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट का मतलब इनकम, तो जब इनकम ज़्यादा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,000 से हो जाएगा, ठीक है। अगर अपोजिट हो, आपका डेबिट साइड 10,000 है और क्रेडिट साइड आपका 9,000 है, तो क्रेडिट साइड आपका कम हो रहा है, यानी कि डेबिट मतलब एक्सपेंस अधिक हो गया, तो इनकम से एक्सपेंस अधिक होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, मान लो 1,000। तो सिंपली क्या कहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट अगर डेबिट साइड बैलेंस करना है तो, या डेबिट साइड कम हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट से बैलेंस कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और क्रेडिट साइड अगर घट रहा हो तो किससे बैलेंस कर दोगे, ग्रॉस लॉस सीडी। तो सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है फॉर्मेट स्टूडेंट। आप बहुत ही सिंपल है, बस ये फॉर्मेट को आप लोग ध्यान में रखो, इसको कॉपी में लिख लो और क्या कर लो, इसको हमेशा ध्यान में रखो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, इधर भी है, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट जो है इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट पार्ट। अभी हम बताएं इनकम स्टेटमेंट आपका दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फर्स्ट पार्ट है, जो क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जब क्रेडिट साइड आपका डेबिट साइड से अधिक हो, और ग्रॉस लॉस निकालेंगे जब डेबिट अधिक हो किससे, क्रेडिट से। क्रेडिट अधिक का मतलब इनकम अधिक, तो इसलिए प्रॉफिट आया, और डेबिट अधिक होने का मतलब एक्सपेंस अधिक, तो क्या आया, लॉस आया। सिंपल सी बात है, इनकम जब एक्सपेंस अधिक होगा तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस इनकम से अधिक होगा तो लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग नेक्स्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो कहने का मतलब बिजनेस, रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि रेगुलर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है, या बिजनेस का कह सकते हो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे बाइंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेलिंग करना, तो इससे जो प्रॉफिट या लॉस आया उसको जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ का मतलब वह एक्टिविटी जो बिजनेस में बार बार हो, रेगुलर नेचर का हो, जैसे बाइंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सेलिंग करना, ये सब को हम लोग कहते हैं रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। रेकरिंग मतलब रेगुलर, रेकरिंग मतलब रेगुलर। तो जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ है जैसे बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, तो इससे बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, यही जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट कब बनेगा, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है, ओके। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट जानना, बिजनेस का ग्रॉस लॉस जानना। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फीचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट, और एक पार्ट ऑफ क्या है ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट।
कहने का मतलब फाइनल अकाउंट जब बनता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है किसी बिजनेस का, तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट। जब भी फाइनल अकाउंट बनाने जाओ तो सबसे पहले क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए इसको फर्स्ट स्टेज कहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल, और इन दोनों का ही डिफरेंस आपका क्या कर लाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जैसे देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस जीपी, ये फार्मूला याद रखोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल सेल्स माइनस जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो ये होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल अधिक हुआ तो आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डिफरेंस होता है, और ये दोनों चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं। और वही अगर कॉस्ट सेल से अधिक हो गया तो ग्रॉस लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको हम किससे शो करके दिखाते हैं या किससे बैलेंस करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शो करके दिखाते हैं। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, अगर डेबिट साइड आपको बैलेंस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट से, क्रेडिट साइड बैलेंस करना है तो ग्रॉस लॉस से। तो ये फॉर्मेट स्टूडेंट आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे, ठीक है। इससे पता रहेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, ठीक है ना। देखो, बाइंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सबको आप लोग, और ये इसका मीनिंग हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिखा है प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले इसका फॉर्मेट बना दो, हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पे ट्रेडर का नाम दे देंगे, यहाँ पे नहीं दिया है तो डैश डैश, नीचे डेट दे दोगे फॉर द ईयर इंडेड। ईयर इंडेड में क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, लेकिन यहाँ पे कोई डेट नहीं दिया है तो डैश डैश। 4 कॉलम बन जाएगा ना स्टूडेंट। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा फिर अमाउंट। देखो स्टूडेंट, जैसे अब हम ये लिखे हैं पार्टिकुलर्स, अब इसमें मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है सर, तो हम लिखने से पहले बोलते तो है ना। तो पार्टिकुलर्स, इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकुलर्स है। अमाउंट, अब इसमें ओ नहीं दिख रहा है, तो चूँकि ये हम क्या कर रहे हैं, पेन टैबलेट पेन से लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा पेन वाला तो सिस्टम है नहीं, और वाइट बोर्ड वाला सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, कि पूरा एकदम साफ लिखा जाए। लेकिन इतना काफ़ी है, एक अच्छा एवरेज बच्चा भी इसको पढ़ लेगा। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। तो देखो स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट बना है, फॉर्मेट बना दिए। अब ये हमारा हो गया डेबिट साइड और ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। क्या बोले स्टूडेंट, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट में 3 चीज़ लिखते हैं। क्या क्या 3 चीज़ लिखते हैं? आप लोग फॉर्मेट देखो, कॉपी में नोट किए हो ना। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। हाँ, एक और बात, ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ना, इससे पहले क्या कर, प्रीवियस स्लाइड का जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है उसको कॉपी में नोट कर लो, और फिर मिलाते जाओ कि सर जो फॉर्मेट में बता रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सब सेम उसी फॉर्मेट का आइटम सब हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट में 3 चीज़ लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और लेस हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह क्रेडिट में भी 3 चीज़ लिख देंगे, बाई सेल्स, लेस रिटर्न आउट इनवर्ड, अब बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखो, परचेज दिया आपका 2 लाख, परचेज यहाँ दिखाएंगे 2 लाख। इसको अंदर में क्यों दिखा है? क्योंकि इसमें से परचेज रिटर्न अभी माइनस करना है। परचेज रिटर्न आपका हो गया 30,000, इसको माइनस कर दो। तो 2 लाख में 30 माइनस करेंगे तो 1,70,000 हो गया। ओके, कैरेज इनवर्ड स्टूडेंट बताओ क्या है? कैरेज इनवर्ड कहेंगे बाइंग एक्सपेंस हुआ। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। आप लोग फॉर्मेट देखोगे, कैरेज इनवर्ड किधर है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अंदर बाइंग एक्सपेंस में दिया होगा 2,000। ड्यूटी पेड आपका 10,000, ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है, तो ये भी आपको बाइंग एक्सपेंस में दिखा दोगे। ड्यूटी पेड कितना है? 10,000।
वेजेज, वेजेज भी क्या आपका बाइंग एक्सपेंस में आ जाएगा, इसको भी डेबिट में दिखा दो। कितना है वेजेज? 22,000। गैस वाटर एक्सेट्रा ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आ जाएगा स्टूडेंट। गैस वाटर एक्सेट्रा किस में आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। गैस वाटर एक्सेट्रा 6,000। सेल दिया आपका 4 लाख, तो सेल यहाँ दे दो 4 लाख। और सेल्स रिटर्न आपका 40,000 है, 40,000 यहाँ माइनस कर दो। तो 4 लाख में 40,000 माइनस किए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो आ जाएगा आपका 3,60,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिखा दिए 50,000। और क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, वो यहाँ दिखा दिए क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो हमने सारा इन्फॉर्मेशन जो दिया है सारा को हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखा दिया। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट सारा करने के बाद क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों साइड का अमाउंट ऐड कर लो। क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है ऐड करने पर 3,90,000। और डेबिट का सारा आइटम को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,60,000। अब बताओ स्टूडेंट किधर अधिक आ रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अधिक आएगा मतलब डेबिट में बैलेंस करेंगे। तो क्रेडिट साइड 3,90,000, यहाँ भी क्या कर देंगे 3,90,000। डेबिट साइड घटेगा, डेबिट साइड किससे बैलेंस करेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी डेबिट में आपका 260 है, तो 3,90,000 में से 260 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,30,000। तो हमारा फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 1,30,000। तो ये आपका क्वेश्चन और ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या करो स्टूडेंट, एक बार वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ, ठीक है, मेरे साथ बनाओ। तो आई होप कि कोशिश किए होगे, ट्राई किए होगे और बना भी लिए होगे। तो चलो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2022 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। सिमिलर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ट्रेडर। तो ट्रेडर या कोई बिजनेस इंटरप्राइज का नाम नहीं दिया है तो डैश डैश। नीचे डेट क्या लिख देंगे? तो लिख देंगे फॉर द ईयर इन डेट। कौन सा डेट होगा? तो लिखा है 31 मार्च 2022 और 4 कॉलम बना लो। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और उसके बाद क्या हो जाएगा? अमाउंट। ठीक है, और लाइन को ड्रॉ कर लो। ये जो लाइन ड्रॉ करना आप लोग स्टूडेंट आदत बनाओ स्केल से करने का। ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो पहले क्या बोले कि डेबिट में 3 चीज़ लिख लेना है। क्या क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक, पहला काम यही करो। टू परचेज और लेस रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। उसी तरह क्रेडिट में भी 3 चीज़ कर दो। बाई सेल्स, लेस रिटर्न इनवर्ड और बाई क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब चलो अमाउंट फिट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया 90,000, दिखा दो 90,000। परचेज दिया 2,62,000, या अंदर में दिखा दोगे 2,62,000। परचेज रिटर्न आपका 12,000, तो परचेज रिटर्न 12,000 तो माइनस कर देंगे तो 2,50,000। ठीक है। सेल्स दिया है 5,25,000, तो सेल का भी अमाउंट अंदर दे देना 5,20,000। सेल्स रिटर्न है 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000 दे दिए। अब इसको माइनस करके नेट सेल निकाल दो। तो नेट सेल हो गया आपका 5,15,000। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना स्टूडेंट,
ये जो 250 आया ना, परचेज में से परचेज रिटर्न को घटाया, इसको कहते हैं नेट परचेज। और ये 5,15,000 आया, कैसे आया, सेल में से सेल्स रिटर्न घटाया, तो ये आपका हो गया नेट सेल। ठीक है, तो नेट परचेज और नेट सेल दिखाएंगे। वेजेस दिया है, तो वेजेस आपका कौन सा एक्सपेंस है स्टूडेंट, बाइंग एक्सपेंस, डेबिट में दिखा दो, टू वेजेज 30,000। कैरेज इनवर्ड भी आपका क्या हो गया, बाइंग एक्सपेंस हो गया, इसको भी डेबिट में दिखा दो, कैरेज इनवर्ड, ये आपका हो गया 4,200। ड्यूटी क्लियरिंग, सॉरी फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री रेंट भी कहाँ जाएगा, यह भी आपका जाएगा फैक्ट्री रेंट 24,000, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मेट याद है सही बच्चे को, फॉर्मेट अच्छे से करोगे तो होगा आप लोग का। एक है आपका क्लियरिंग चार्ज 20,000, तो ये भी आपका आ जाएगा बाइंग एक्सपेंस में। क्लियरिंग चार्ज फैक्ट्री एक्सपेंस में इसको डाल सकते हो 20,000। और एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ये फैक्ट्री में यूज होता है या मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो, तो टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये आ जाएगा आपका 16,000। अब क्लोजिंग स्टॉक है आपका 82,000, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ डाल दिए 82,000। हो गया स्टूडेंट, सारा कैलकुलेशन कर लिए। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का अमाउंट ऐड करते हैं। तो क्रेडिट में 5,15,000 और 82,000, तो क्रेडिट में आ गया आपका 5,97,000। और डेबिट वाला ऐड कर देते हैं, तो डेबिट में कितना आएगा स्टूडेंट, तो डेबिट में आएगा 90,000 ओपनिंग स्टॉक है, 2,50,000 आपका नेट परचेज, 30,000 आपका हो गया वेजेज, कैरेज इनवर्ड हो गया 4,200, 24,000 हो गया फैक्ट्री रेंट, क्लियरिंग चार्ज हो गया 20,000 और 16,000 हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाटर, यानी कि डेबिट में आया 5,34,200। तो किधर अधिक हो रहा है, क्रेडिट, तो जब क्रेडिट अधिक होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका क्रेडिट में अधिक आया 5,97,000, यहाँ भी कर देंगे 5,97,000। आपका डेबिट साइड घट रहा है, किससे बैलेंस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट सी डी, ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। तो 5,97,000 में 4,34,200 घटाओगे तो 1,62,800 आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। बस फॉर्मेट याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, और जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो डेबिट में ये 3 चीज़ लिख दो और क्रेडिट में ये 3 चीज़ लिख दो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्या आ गया भाई, एक सेकेंड स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 में जाना है ना, सॉरी क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन हो गया 1, क्वेश्चन 2, एक सेकेंड स्टूडेंट, कौन कौन क्वेश्चन हुआ, ये हो गया, ये हो गया,
1 हो गया, 2 हो गया, अब होगा 3। ये